हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट। इसमें 25 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, ठीक है। और आपको 25 में से 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। आपने अपना स्कोर जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही करे, ठीक है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको 25 में से 20 क्वेश्चन जो है वो सही करने ही पड़ेंगे। बाकी जो फ्रेशर है जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है उनके लिए भी 15 क्वेश्चन जो है वो सही करना कंपलसरी है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हिंदी जो है वो किस स्तर पर चली हुई है, ठीक है। और जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 20 क्वेश्चन तो सही करना मोस्ट कंपलसरी। और जो ना नहीं भी होते कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करो, क्योंकि इसमें मैंने आज जो आपका मॉक टेस्ट डाला वो छंद से लेकर अलंकार तक, रस वाच्य सारा कुछ मिक्स टॉपिक डाला आपका, ठीक है। जैसा कि आपका एग्जाम में आता है सेम उसी प्रकार का मुहावरे से लेकर सारा कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट वर्ण, ये ट वर्ण जो है ये कौन से वर्ग में आता है, ठीक है। आपने बताना ट वर्ण जो है वो कौन से वर्ग में आता है। ये क वर्ग में आएगा, च वर्ग में आएगा, त वर्ग में आएगा या ट वर्ग में आया। तो इसका जो सही आंसर है आप अपना बताइए, बताना हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके अपना स्कोर बताना कि आपने कितना करा है। चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ये जो ट वर्ण है ये आता है आपका ट वर्ग में, ठीक है। ट वर्ग में आता है, ट वर्ग में और क्या क्या आता है, ट आता है, ठीक है। ठ आता है, ट हो गया, ठ हो गया, आपका ड हो गया, डे हो गया और अण्य, ये आपके आते हैं ट वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी है? ध्वनियाँ आपकी मूर्धन्य ध्वनियाँ, ठीक है। और क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ और आपका पंचमाक्षर अंग। और ये ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ्य ध्वनियाँ, ठीक है। कौन सी ध्वनियाँ आपकी ये होगी आपकी कंठ्य ध्वनियाँ, ठीक है। कंठ्य ध्वनियाँ आपकी कंठ्य ध्वनियाँ, ये मूर्धन्य हो गया और ये जो आपकी ये कंठ्य है। इसके बाद च वर्ग में च, छ, ज, झ और अण्य, ये आएगा आपका किसमें? ये आएगा आपका च वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी होगी? ध्वनियाँ होगी आपकी तालव्य, ठीक है। बाकी आपका बच गया त, ये कौन से वर्ग में आता है? ये आता है आपका त वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी है इसमें आते क्या क्या? त आएगा, थ आएगा, त आएगा, थ आएगा, ठीक है। द आएगा, ध आएगा, न। और ध्वनियाँ कौन सी होगी? ध्वनियाँ जो वो दंत्य होगी, ठीक है। दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण बोलते हैं इनको। और एक बच गया आपका, वो है आपका प, प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया और म। ये जो आपकी ये सारी ध्वनियाँ कौन सी है? ओष्ठ्य ध्वनि होगी, ठीक है। ओष्ठ्य ध्वनियाँ। और वर्ग कौन सा है? प वर्ग है। कौन सा? प वर्ग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो आपने ये पूरी सारणी जो वो याद करनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि झ वर्ण कौन से वर्ग में आता है। तो आपको पीछे बता दिया मैंने, च, छ, झ, झ, अण, च, छ, झ, झ, अण, ये आता है आपका च वर्ग में, ठीक है। च वर्ग में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला कि त, थ, द, ध, न वर्ण कौन से वर्ग में आते हैं। तो आपको पता है ये जो आते हैं, पीछे सारणी आपको पूरी बता दी हमने, ये आते हैं आपके त वर्ग में, ठीक है। त वर्ग में आएगी। और आपकी ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? ध्वनियाँ होती है आपकी दंत्य और वर्ण दंत्य वर्ण होंगे, ठीक है। दंत्य वर्ण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अजय पुस्तक पढ़ता है। अजय पुस्तक पढ़ता है ये कौन सा वाच्य है? ये वाच्य से आपके क्वेश्चन जो है वाच्य से, तो अजय पुस्तक पढ़ता है ये कौन सा वाच्य है? आपने इसमें सही आंसर टिक करना है। कर्म वाच्य, भाववाच्य या कृतवाच्य। आपने अपना स्कोर जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही करें। तो अजय पुस्तक पढ़ता है ये है आपका कृतवाच्य। कौन सा? कृतवाच्य। कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। तो कृतवाच्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें जो है प्रधानता जो है वो कर्ता की रहती है। किसकी? कर्ता की रहती है, ठीक है। इसमें प्रधानता कौन है? कर्ता है। कौन है? कर्ता अजय। अजय पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रधानता किसकी है? अजय की। तो इसमें जो आपका वाच्य है वो होगा कृतवाच्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उससे पुस्तक पढ़ी गई, इसमें कौन सा वाच्य आपने बताना है। इसमें कर्म वाच्य, भाव वाच्य या कृतवाच्य। तो उससे पुस्तक पढ़ी गई, इसमें जो होगा आपका वो होगा आपका कौन सा वाच्य? आपने अपना सही आंसर बताना है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाच्य कौन सा है। तो ये जो वाच्य आपका ये है कर्म वाच्य, ठीक है। कर्म वाच्य जिसमें प्रधानता जो है वो कर्म की रहती है, ठीक है। किसकी? कर्म की। और इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक और बताता हूँ मैं।
कि इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मवाच्य है या कृतवाच्य है। कृतवाच्य में तो आपको बता दिया कि जिसमें कर्ता की प्रधानता रहती है, लेकिन कर्म में जो वो किसकी कर्म की प्रधानता रहती है। इसका जो आप एक और तरीके से पहचानेंगे तो वो ऐसे पहचानेंगे कि उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो इसका मतलब ये है कि उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, ये ऐसे बनता है कि उसके द्वारा पुस्तक क्या हुई, पढ़ी गई। और आपको याद रखना कि ये जो है, जो आपका ये एक्टिव और पैसिव वॉइस के ही है। ठीक है, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है वो ही आपका कर्ता और आपका ये है कर्मवाच्य। ठीक है, उसके द्वारा कुछ पुस्तक पढ़ी गई, जैसे उसमें यूज़ करते हैं हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में बाय का, तो एज इट इज़ बे है ये। ठीक है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये जो आपका ये आपका कर्मवाच्य रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मुझसे उठा नहीं जाता, तो अब आपको बच गया कि एक बचा कौन सा, कर्मवाच्य। मुझसे उठा नहीं जाता ना, सॉरी कर्म नहीं, भाववाच्य। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे होगा भाववाच्य। जहाँ भी नेगेटिविटी की बात आ जाए, ठीक है, नेगेटिविटी की बात आ जाए, वहाँ आपका कौन सा वाच्य होगा, वहाँ आपका भाववाच्य होगा। ठीक है, भाववाच्य होगा वहाँ पे आपका, तो ये कौन सा वाच्य हुआ, आपका भाववाच्य हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मौन शब्द, मौन शब्द का विलोम बताइए। आपने मौन शब्द का विलोम बताना है। ठीक है, तो मौन का विलोम क्या होगा, वाचाल होगा, मुखर होगा, शांत होगा या बड़बोला होगा। तो मौन शब्द का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा मुखर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने अपना स्कोर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पानी में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो पानी में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, आपने ये बताना है। ठीक है, तो पानी में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, पानी में लगने वाली आग को जो वो बड़वाग्नि कहा जाता है। ठीक है, और मंदाग्नि, मंदाग्नि होती है धीरे धीरे जलने वाली आग। ठीक है, क्या, धीरे धीरे जलने वाली आग, धीरे धीरे जलने वाली आग को जो हम क्या कहते हैं, मंदाग्नि। और दावाग्नि, दावाग्नि क्या होती है, दावाग्नि होती है वन में लगने वाली आग। कौन सी, वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, पानी में लगने वाली आग कौन सी है, बड़वाग्नि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बड़वाग्नि को, पानी में लगने वाली आग को बड़वाग्नि जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका कि पेट में लगने वाली आग। तो आपको बता दिए दावाग्नि क्या होती है, दावाग्नि जो होती है वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग को हम दावाग्नि कहते हैं। मंदाग्नि धीरे धीरे जलने वाली को कहते हैं हम जठराग्नि, जठराग्नि कहते हैं हम पेट में लगने वाली आग को। किसको, पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहते हैं। और बड़वाग्नि, बड़वाग्नि पानी में लगने वाली आग। ठीक है, पानी में लगने वाली आग को जो हम बड़वाग्नि कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो जठराग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हथेली पर सरसों उगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। हथेली पर सरसों उगाना, सफलता पाना, बड़ा काम करना या बहुत अच्छा करना या असंभव काम करना। तो हथेली पर सरसों उगाना मतलब इम्पॉसिबल काम। अब हथेली पर सरसों थोड़ी जम सकती है, तो हथेली पर सरसों जमना मतलब या उगाना ये होगा आपका असंभव काम करना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th बोलता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का आपने अर्थ बताना है। ठीक है, तो अंधे के हाथ जो बटेर लगना है उसका अर्थ क्या होगा, धन प्राप्त होना, अप्रत्याशित लाभ होना, बहुत अच्छा काम करना या असंभव काम करना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका जो राइट मुहावरा होगा वो होता है अप्रत्याशित लाभ होना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना, अप्रत्याशित लाभ होना मतलब जिस लाभ की हमें आशा नहीं हो वैसा लाभ होना। ठीक है, अप्रत्याशित लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th, आपने बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे। ठीक है, कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जलज है, जलनिधि है, ठीक है, पयोधि है या जलद है। तो आपने राइट आंसर अपना बताना है। मैं आपको बता देता हूँ कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो जो बादल का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका जलद। जलज जो है ये कमल का है, जलनिधि पयोधि ये समुद्र सागर का है ये, और जलद जो आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि छंद के कितने वेद होते हैं। ठीक है,
छंद के कितने वेद होते हैं? तो छंद के जो है वो 3 वेद होते हैं, ठीक है। कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं आपके 3, कौन कौन से? एक तो होगा सममात्रिक छंद, कौन सा? सममात्रिक छंद होगा आपका, ठीक है। एक ये हो गया सममात्रिक छंद। दूसरा हो गया आपका कौन सा? अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद। और थर्ड वन हो गया आपका कौन सा? विषम मात्रिक छंद। थर्ड वन आपका विषम मात्रिक छंद। ये आपके छंद के 3 भेद हो गए, ठीक है। तो छंद के 3 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? आपको पता होना चाहिए चौपाई में कितनी होती है, और आपका रोला में कितनी होती है, गीतिका में कितनी होती है, हरिगीतिका में कितनी होती है, दोहा, सोठा, वरेबा, उलाला, सारा ये आपके छंद है। तो आपको पता होना चाहिए छंद में कितनी मात्राएं होती है, क्योंकि छंद से मात्राएं पूछी जाती है। 2019 का पटवारी जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। तो आपको मात्राओं का पता होना चाहिए। छंद होते हैं उनमें मात्राएं गिननी होती हैं, ठीक है, मात्राएं काउंट करनी होती हैं उनमें, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे पूछा गया मैंने कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है, ठीक है। और रोला में 24 होती है, 24 मात्रा रोला में होती है। और गीतिका में आपकी 26 मात्राएं होती हैं, और 28 मात्रा जो होती है आपकी ये होती है हरि गीतिका में। ये सारी मात्राएं आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। याद नहीं करनी पड़ेगी भाई, ये आपको ये पता होना चाहिए कि 28, 26, 24 और 16 किस में कितनी होती हैं। और आपको एक छंद दिए जाएंगे, तो छंद में से अपने मात्राओं को काउंट करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? अब बताया गया आपको कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा छंद में होती है आपकी 13 और 11 मात्राएं, ठीक है। दोहा में होगी 13 और 11 मात्राएं, और सोरठा में होगी 11, 13, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। सोरठा में होगी 11, 13, और बरईवे में होगी आपकी 12, 17, और 15 और 13 बच गई, ये होगी आपका उल्लाल में, ठीक है। तो यह मात्राएं आपने याद करनी है ऐसे, और ऐसे ही पूछी जाती है इनकी, ठीक है। छंद में मात्राएं जो इनकी ऐसे ही पूछी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? आपने बताना है कि जो वर्ण की आवृत्ति होती है, एक अलंकार ऐसे होते हैं जिनमें वर्ण की आवृत्ति होती है, एक में शब्द की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो आपने बताना कि वर्ण की आवृत्ति जो वो किस अलंकार में होती है। तो आपने अपना सही आंसर बताना। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो वर्ण की आवृत्ति जो होती है आपकी वो होती है अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। उपमा अलंकार में उपमा करी जाती है, उपमा मतलब तुलना करी जाती है, ठीक है। और यमक अलंकार में आपकी शब्द की आवृत्ति होती है। किसकी? शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द की आवृत्ति होती है आपकी उपमा अलंकार में। और श्लेष अलंकार में जो होता है कि एक पंक्ति का अर्थ जो वो दूसरी पंक्ति से चिपका होता है, दूसरी पंक्ति पूरा करती है। तो आपको अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो अनुप्रास अलंकार में आपकी जो वर्ण की आवृत्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ड वर्ण कौन से वर्ग में आता है? तो आपको पीछे करवा दिया है, ड वर्ण जो वो कौन से वर्ग में आएगा? तो ट, ठ, ड, ढ, तो ट वर्ग में आएगा आपका ड वर्ण, ठीक है। ये थोड़े से पीछे वाले हैं आपके मॉक टेस्ट, जिसने वीडियो देखी होगी तो पीछे के मॉक टेस्ट का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा 5-7 क्वेश्चन, तो ये आपकी रिवीजन के लिए है, ठीक है। तो पेड़ से गिरते हैं नहीं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो पेड़ से जो वो पत्ते गिरते हैं, इसमें ऑप्शन गलत है थोड़े से। आप थोड़ा सा जो है आपने यहाँ पे कारक का क्वेश्चन है, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आपने इसमें कारक बताना अगर आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ऐसे है कि ये पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपका बताना कि कारक कौन सा है। तो कर्म कारक है इसमें, ठीक है, या अधिकरण कारक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, करण कारक है या अधिकरण कारक है, या फिर संप्रदान कारक है, या फिर अपादान कारक है, है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने अपना राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका अपना राइट आंसर बताना है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अपादान, क्योंकि जब किसी से आप अलग होते हैं, अलगाव के लिए आप यूज़ करते हैं अपादान। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते जो है वो अलग हो रहे हैं,
तो उस स्थिति में जो हम यूज़ करेंगे क्या, अपादान कारक, अपादान कारक। और कहाँ कहाँ होता है अपादान कारक यूज़, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहीं पे बता देता हूँ, ये इसमें बताऊंगा वो आपको, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए कि बोलता है कि परमात्मा में कौन सा समास है। तो आपने बताना है कि परमात्मा में कौन सा समास है। तो परमात्मा क्या होता है, परम है जिसकी आत्मा, परम है जिसकी आत्मा। तो इसमें कौन सा समास होगा, ठीक है। परम है जिसकी आत्मा, तो उसमें कौन सा समास होगा। तो आपको पता है कि जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है, ठीक है। तो ये कौन सा समास होगा जिसमें पहले विशेषता बताई जाती है, वो होता है आपका कर्मधारय समास। तो परम है जिसकी आत्मा, वो है आपका कर्मधारय समास। चलते हैं, और तत्पुरुष में कार्य को, तत्पुरुष में आपके कारक आते हैं बहुब्रीहि में, जिसमें ना ही पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा, बल्कि पूरा पद जो वो किसी और की ओर मतलब इशारा करता है। जैसे आपका हो गया दशानन, दशानन होता है अपना रावण, जिसका अपने शब्द का कोई अर्थ नहीं है, उसका अर्थ है कि रावण, दशानन रावण को बोला जाता है, ठीक है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कुत्ते से डरता है। अब यहाँ समझिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपने कारक बताना है। तो इसमें कौन सा कारक है, ठीक है, कर्म कारक है, ठीक है, करण कारक है, ठीक है, या फिर अधिकरण है, सेम ऑप्शन दिया आपको, या फिर अपादान। तो आप समझ भी गए उन्हें। तो इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, कि बोलता है कि राम कुत्ते से डरता है। तो राम कुत्ते से डरता है, आपको मैंने पीछे बताया, अपना अपना कारक बताना, अपना आंसर देखना है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको अपादान कारक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपादान कारक जैसे अलगाव के लिए यूज़ किया जाता है, कि जैसे किस चीज़ से आप बिछड़ रहे हैं उसके लिए। दूसरा दूसरा आप किसी से डरते हो, भय के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड ये होगा। थर्ड थर्ड किया था उपमा, जब किसी से तुलना करी जाती है तो भी आप किसका यूज़ करते हैं, अपादान कारक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले आप अपना स्कोर करिएगा, उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने स्कोर के बारे में। 25 में से कितने कितने क्वेश्चन ठीक करते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलती रानी जो वो शिवानी से सुंदर है। आपने इसमें भी क्या बताना है, कारक बताना है, ठीक है। रानी जो वो शिवानी से सुंदर है, तो कौन सा कारक है इसमें, अधिकरण कारक होगा, ठीक है, संबंध कारक होगा, संबंध कारक होगा, ठीक है, या फिर करण कारक होगा, या फिर अपादान कारक होगा। आपने इनमें से चारों में से अपने आंसर बताने हैं कि राइट आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। तो रानी शिवानी से सुंदर है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जहाँ उपमा करी जाए, उपमा करी जाए, भय की बात करी जाए, अलगाव की बात करी जाए, वहाँ पे जो आपका क्या होता है कारक, वो कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है, अपादान। तो इसका राइट आंसर अपादान हो जाएगा, क्योंकि रानी शिवानी से शिवानी से सुंदर है, तो इसकी तुलना करी जाती है, तुलना करी गई है। उपमा का मतलब तुलना करना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रत्येक में अपना संधि विच्छेद बताना है, कि प्रत्येक में संधि क्या है, ठीक है, संधि कौन सी यूज हुई है। तो प्रत्येक में आपकी दीर्घ संधि यूज हुई है, या यण संधि यूज हुई है, या वृद्धि संधि, या व्यंजन संधि। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी आपके अंतस्था व्यंजन, ट्रिक क्या इसकी है, ठीक है, अंतस्था व्यंजन, और अंतस्था व्यंजन कौन से है, य र ल व, ये अंतस्था व्यंजन आए और इससे पहले आपको आधा वर्ण मिल जाए। तो जैसे इसमें आया य ऐसे त, और य के बाद य के पहले आधा वर्ण, तो ये जो होती है आपकी, ये होगी आपकी यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि होगी, ठीक है, यण संधि। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि श्रृंगार रस, आपने बताना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो रसों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। तो मैं तब तक आपको इसका बताता हूँ। उत्साह, ये वीर रस का स्थायी भाव है। हास्य, हास रस का। क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो बचा क्या, रति, रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या आपका, रति होगा, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो वो आपका रति होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजा में कौन सा लिंग है। आपने बताना कि राजा में लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या उभयलिंग है, या नपुंसकलिंग है। तो राजा में जो लिंग यूज हुआ आपका, तो राजा जो आपका वो होता है पुल्लिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री शब्द में कौन सा लिंग है।
आपने बताना मंत्री शब्द में जो वो कौन सा लिंग है। तो मंत्री शब्द में आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है। आपने अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने कितना स्कोर करा है, ठीक है। 25 में से पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 25 में से 20 आपके कंपलसरी है, इतना टफ नहीं था ये। बाकी फ्रेशर है उनके लिए भी 15 क्वेश्चन अनिवार्य है। तो आप अपना स्कोर बताना कमेंट बॉक्स में कि अपना कितना स्कोर करा है। और पटवारी की भर्ती तो आपको पता आनी है, और वो तो CBT बेस पे तो मुश्किलें होना रही आपकी। तो चलो आप इसका आंसर बताएं, मैं बताता हूँ इसका आंसर। जो मंत्री शब्द जो वो कैसा है, उभय लिंगी है। तो ये था आपका आज का हिंदी का सेशन। आपने अपना जो स्कोर हुआ आपका जो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार सेशन के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।